नमस्कार, राम राम। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गौरव ज्ञान विहार पर। यहाँ पर आज मैं आपके सामने संविधान की पृष्ठभूमि, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस दुनिया में अस्तित्व में आई हुई सारी चीज़ों की कोई ना कोई पृष्ठभूमि होती है। हमें पता चलता है कि ये चीज़ कहाँ से शुरू हुई, ये चीज़ किन मापदंडों को पार करके यहाँ तक पहुँची है। इन्हीं सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करेंगे कि भारत का जो संविधान है, किस तरीके से बनकर तैयार हुआ। चर्चा करेंगे कि भारत के संविधान में शुरुआत में क्या-क्या प्रावधान किए गए। चर्चा करेंगे कि संविधान से पहले का जो भारत था, वो किस तरह का था। तो फिलहाल संविधान की पृष्ठभूमि के तौर पर मैं शुरुआत करूंगा, बिल्कुल बेसिक से, जीरो से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आपको बस इतना करना है कि वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर जरूर करना है। जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़ेंगे, वो सभी लोग वीडियो को एक बार सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। शुरुआत में मैं बात करूंगा कि भारत का जो संविधान है की पृष्ठभूमि क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं संविधान की, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सम प्लस विधान। सम माने होता है समान, विधान माने होता है विधि या कानून। तो जब राजतंत्र प्रणाली अस्तित्व में थी, जब तक राजतंत्र प्रणाली अस्तित्व में लगभग पूरे विश्व में राजतंत्र प्रणाली अस्तित्व में थी, तब एक विचारधारा ऐसी बन चुकी थी पूरे समाज में कि राजा ही पूरी सत्ता का सर्वेसर्वा होता है और वो जो चाहे कानून बना सकता है, जो चाहे कानूनों को खत्म कर सकता है। उसी राजतंत्र प्रणाली को खत्म करने के लिए शुरुआत में 1215 ईस्वी में एक दस्तावेज तैयार किया गया, जिसका नाम है मैग्ना कार्टा। इसके ऊपर मैं पिछले वीडियो में मैग्ना कार्टा के ऊपर पूरा वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे पुराने वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि जो मैग्ना कार्टा है वो 1215 में कैसे इंग्लैंड से आया और इंग्लैंड से ही संविधान की शुरुआत मानी जाती है। इसमें आगे मैं बात करूंगा कि संविधान की शुरुआत कैसे होती है, कैसे हम कहते हैं कि किसी राज्य में संविधान है, कैसे कह सकते हैं किसी राज्य में संविधान है। उससे पहले हम ये देखते हैं कि कैसे कह सकते हैं कि वह राज्य है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो शब्द अपन यूज करते हैं राजनीति, राजनीति जो शब्द यूज करते हैं उसका अनुवाद किया जाए तो पता चलेगा कि इसमें दो शब्द है, राज्य प्लस नीति। नीति का अर्थ होता है नियम, नीति का अर्थ होता है नियम, यानी राज्य को संचालित करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उनको कहते हैं राजनीति। जब मैं बात राज्य की करता हूं तो उसमें क्षेत्रफल आता है, जनसंख्या आती है, सरकार आती है और संप्रभुता आती है। जब मैं बात किसी राज्य की कर रहा हूँ, जब मैं राज्य शब्द की अवधारणा की बात कर रहा हूँ, तो तुम्हारे जेहन में तुरंत ये सवाल आना चाहिए कि राज्य शब्द का अर्थ क्या होता है। कई सारे लोग जैसे ही राज्य शब्द का मतलब, जैसे ही मैंने राज्य शब्द बोला, कई सारे लोगों के जेहन में आ गया होगा कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। नहीं, यहाँ पर मैं उस राज्य की बात कर रहा हूँ जिस राज्य में का कोई ना कोई क्षेत्रफल होता है, उस क्षेत्रफल पर कोई ना कोई जनसंख्या निवास करती है। उस जनसंख्या को संचालित करने के लिए कोई ना कोई सरकार जरूर होती है। उस सरकार का प्रारूप कोई भी हो सकता है, लेकिन उस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, नियमित करने के लिए सरकार का गठन जरूर किया जाता है।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज है संप्रभुता। कई बार क्या होता है कि संप्रभुता का अपन अर्थ नहीं समझ पाते हैं। कई बार अपन संप्रभुता को ज्यादा डीप नहीं जाते हैं, लेकिन संप्रभुता का मैं मतलब तुम्हें समझाऊं तो संप्रभुता का सीधा सीधा तौर पे मतलब है कि ऐसा राज्य, ऐसा देश जो आंतरिक और बाहरी फैसले लेने में स्वतंत्र हो। यानी मैं कहूं कि राज्य शब्द क्या है, अगर मैं इस बात पर केवल विशेष विशेष फोकस करूं कि आपको केवल राज्य शब्द का अर्थ समझना है, राज्य शब्द की अ, परिभाषा समझनी है, राज्य शब्द की अवधारणा समझनी है, तब आपको पता चलेगा कि मैं जिस क्षेत्र की बात कर रहा हूं उसका कोई ना कोई क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल पर कोई जनसंख्या निवास करती है, उस जनसंख्या पे कोई ना कोई सरकार होती है, उस सरकार की कोई ना अपनी एक संप्रभुता होती है, यानी आंतरिक और बाहरी फैसले लेने के लिए वो सरकार स्वतंत्र होती है। यहाँ तक हमने समझा कि ये जो पूरा प्रकरण है वो राज्य से है, और अपन इन्हीं टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। अपन अब चर्चा करेंगे कि एक राज्य उसमें है भारत। एक राज्य उसमें है भारत, जिसका कोई क्षेत्रफल है, जनसंख्या है, उसकी एक सरकार है, और आज वास्तव में भारत की अपनी एक संप्रभुता है, क्योंकि भारत अपने देश के आंतरिक और बाहरी फैसले लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। पर अगर यही क्वेश्चन आपके दिमाग में 1946 में आता, क्या तब आप कह सकते थे? क्या तब आपके दिमाग में ये बात आती कि भारत संप्रभु देश है? नहीं। उस समय तक मैं कहूंगा कि भारत संप्रभु नहीं था, क्योंकि उस समय तक उस पर इंग्लैंड का शासन था, या ये कहूं कि उस समय तक भारत पर ब्रिटेन का शासन था। ब्रिटेन और इंग्लैंड में भी थोड़ा सा अंतर है। वास्तव में जो ब्रिटेन है वो एक देशों का समूह है, और इंग्लैंड उसका एकमात्र देश है। तो इंग्लैंड, लेकिन इसमें सबसे बड़ा और लीडर देश इंग्लैंड है, इस वजह से कई बार ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम इंग्लैंड और ब्रिटेन को अक्सर एक ही समझ लेते हैं। फिलहाल अपन चलते हैं उस राज्य के बारे में, उस देश के बारे में पढ़ने के लिए। अगर राजनीतिक भाषा में कहूं तो मैं उसको एक राज्य कहूंगा, लेकिन अगर अपन व्यवहारिक भाषा में उसका नाम लें तो अपन कहेंगे कि एक देश की बात चल रही है, एक भारत की बात चल रही है। उस भारत में जब संविधान निर्माण हुआ, उस भारत में जो संविधान का निर्माण हुआ, उस संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही थी? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही थी? जब अपन शुरुआत में जब अपन मॉडर्न हिस्ट्री के शुरुआत के चैप्टर पढ़ते हैं, तब अपन को पढ़ने में आता है कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ था। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ था। इसका मतलब इसका मतलब ये है कि यूरोप से कई सारी कंपनियां यहाँ पर व्यापार करने के लिए आई थी, और वो उस समय के भारत उस समय के भारत जिसको अपन कहें उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप, यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे। यूरोप की कई सारी कंपनियां यहाँ पर आई। अपन शुरुआत में हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि सबसे पहले एक पुर्तगाली नाविक एक पुर्तगाली नाविक जिसका नाम है कोलंबस, का नाम है कोलंबस। तो एक पुर्तगाली नाविक हेनरी द नेविगेटर के कहने पर, वहां के जो शासक थे हेनरी द नेविगेटर, वो खुद भी एक नाविक थे, और उनके कहने पर कोलंबस अपने जहाजी बेड़ा को उठाता है और वहां से निकल पड़ता है भारत उपमहाद्वीप की खोज करने के लिए। वास्तव में क्या समुद्री मार्ग की खोज करना इतना जरूरी था? क्या समुद्री मार्ग खोजने की वजह क्या थी? तो वास्तव में देखो, वजह ये थी
कि उस समय तक एक जगह पड़ती है कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया, इसके इस साइड में थे अरब और इस साइड में है अंग्रेज। और एकमात्र स्थलीय मार्ग जो कुस्तुनतुनिया होकर भारत की तरफ आता था, वहां पर ये व्यापार का मुख्य आधार था। ये मुख्य बाजार था कुस्तुनतुनिया। ये मुख्य बाजार था। अरब लोग भारत आते, भारत से मसाले, काली मिर्च व मसाले ले जाते और कुस्तुनतुनिया में जाकर अपनी बाजार लगा लेते थे। अंग्रेज लोग वहां काली मिर्च व मसालों को खरीदने के लिए आते थे। काली मिर्च और मसालों को खरीद कर ले जाना अंग्रेजों की एक मजबूरी थी। जैसा कि अपन शुरुआत से पढ़ते चले आ रहे हैं कि अंग्रेजों की क्या मजबूरी रही कि उन्हें काली मिर्च व मसाले खरीदने थे। क्या उन्हें ये स्वाद में अच्छे लगते थे? नहीं। उनकी मजबूरी ये थी कि वहाँ का मुख्य भोजन था मांस। वहाँ पर लोग मांस ज़्यादा खाते थे और मांस को सुरक्षित भंडारित करने के लिए ज़रूरत पड़ती थी मसालों की। इस वजह से अंग्रेज मांस को ज़्यादा दिन तक रखने के लिए मसालों की खोज में यहाँ आते थे और यहाँ से मसाले ले जाते थे कुस्तुनतुनिया से। अचानक 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने हमला कर दिया और कुस्तुनतुनिया पर साम्राज्य हो गया तुर्कों का। जैसे ही तुर्कों ने उस पर साम्राज्य किया, इसी वजह से आज कुस्तुनतुनिया जो जगह है वो टर्की में है। टर्की एक देश है, उसका एक शहर है कुस्तुनतुनिया। तो आज टर्की में है कुस्तुनतुनिया। उस समय जब कुस्तुनतुनिया पर 1453 में तुर्कों ने आक्रमण कर दिया और बोल दिया कि आज से यहाँ सारा बाजार बंद, सारा व्यापार बंद, आज से यहाँ कोई बाजार नहीं लगेगा, कोई व्यापार नहीं होगा। तब अंग्रेजों को चिंता सताने लगी कि अब हमारे लिए जो मसाले हैं, जो काली मिर्च है, जो हम भारत उपमहाद्वीप से खरीद कर लाते हैं, उन मसालों का क्या होगा। तब यूरोप का एक पुर्तगाली शासक था जिसका नाम है हेनरी द नेविगेटर। और हेनरी द नेविगेटर कहता है कोलंबस को कि तुम जाओ और भारत की खोज करके लाओ। कोलंबस अपना जहाज लेकर वहां से चल पड़ता है भारत उपमहाद्वीप की खोज करने के लिए। लेकिन उस समय तक ज्यादा दिशा सूचक यंत्रों का प्रयोग नहीं होता था। इस वजह से वास्तव में उसे बस ये पता था कि मुझे पूरब की तरफ चलना है। लेकिन जब मौसम खराब हो गया, अचानक से समुद्र में तूफान आ गया और कोलंबस पहुंच गया अमेरिका। इसलिए अक्सर हम पढ़ते हैं कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। वास्तव में कोलंबस ने अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज की। यूरोप से जो समुद्री मार्ग आकर अमेरिका के लिए जाता है, उसकी खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था कोलंबस। जब अपन पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति हुए थे वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, और अपन पढ़ते हैं कि 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। क्या वास्तव में ऐसा था कि 1498 तक भारत का देश के विश्व के और देशों को पता ही नहीं था कि कोई भारत देश है? नहीं, ये गलत है। ये गलत इसलिए है कि उससे पहले से ही भारत से व्यापार लगभग सभी जगहों पर चल रहा था। यानी सबको पता था कि भारत तो है, भारत उपमहाद्वीप तो है। तो फिर वास्को डी गामा ने किसकी खोज की? वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। वास्को डी गामा 1498 में जब कोलंबस भारत की खोज नहीं कर पाया, तब एक व्यक्ति वास्को डी गामा वहां से अपना जहाज लेकर चला और वो सीधा आया
भारत। लेकिन वो भारत आने से पहले वो केप ऑफ गुड होप नामक एक टापू पर रुका और वहां पर उसकी भेंट हुई अब्दुल मुजीद नामक एक व्यक्ति। अब्दुल मुजीद वास्तव में गुजरात का एक व्यापारी था। तो दोबारा से हम समझेंगे इसको। वास्को डी गामा 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए अपने जहाज को लेकर चलता है और वो शुरुआत में पहुंचता है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप में उसको अब्दुल मुजीद नाम का एक गुजराती व्यापारी मिला और वास्को डी गामा उस गुजराती व्यापारी से कहता है कि क्या तुम मुझे भारत बता सकते हो कि भारत कौन सी जगह पे है। अब्दुल मुजीद ने कहा कि मैं तो खुद ही भारत का रहने वाला हूं, मैं आपको भारत लेके चलूंगा। मैं तो एक व्यापारी हूं, अगर तुम मुझे ठीक ठाक पैसे दे दोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो इस प्रकार अब्दुल मुजीद वास्को डी गामा का बन गया पथ प्रदर्शक। इसलिए अक्सर अपन पढ़ते हैं कि वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक कौन था। तो अब्दुल मुजीद नामक व्यक्ति वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक था और ये सीधे पहुंचते हैं कालीकट बंदरगाह पर, जहां पर उस समय राजा थे जमोरिन और जमोरिन राजा ने इनका जोरदार भव्य स्वागत किया और कहा कि हमारे यहाँ से व्यापार आप शुरू कर सकते हो। वास्को डी गामा ने जमोरिन के यहाँ खूब आदर सत्कार पाया। उसके बाद वो अपना व्यापार करके अपने देश को लौट गया। जब वो अपने देश को लौटा तो वहां पर पता चलता है कि इसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कर ली है और लगभग पूरे यूरोप में ये खबर फैल गई कि वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कर ली है। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं कि जो पुर्तगाली थे जो पुर्तगाली थे उन्होंने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई जिसको शांत जल की नीति कहते हैं। इन्होंने ऐसी पॉलिसी तैयार की कि समुद्री मार्ग से जो कोई भी व्यापार करेगा उन्हें पहले हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी और उस परमिशन के बाद हम उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे। समुद्र में उनके लिए हम अपने सैनिक उनके साथ एक जंगी बेड़ा साथ में भेजेंगे और उन्हें पूरे सुरक्षित तरीके से व्यापार करने की अनुमति देंगे। इस प्रकार अपन पुर्तगालियों के बारे में शुरुआत से पढ़ते चले आ रहे हैं कि भारत में पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए और साथ में अंग्रेज भी आए। तो क्या और सारे जो लोग थे और सारे जो लोग थे वो क्या भारत पर शासन नहीं कर सकते थे? क्या भारत में वो व्यापार नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। लेकिन उनके पीछे के कारण ये थे कि या तो उन्हें कोई दूसरी नई जगह मिल गई या उन्हें प्रतिस्पर्धा में ज्यादा टिकने वाली बात उन्हें यहाँ पर भारत में नहीं दिखाई दी। इस वजह से लगभग सभी जो यूरोपीय कंपनी थी वो भारत से या तो चली गई या उन्होंने अपना सीमित क्षेत्र स्थापित कर लिया। सबसे इम्पोर्टेंट रहा था इसमें कि अंग्रेजों ने बाद में पूरे भारत पर शासन किया। अंग्रेजों ने भारत पर व्यापार किया और उसके बाद पूरे भारत पर शासन किया। तो जैसे ही मैं इस बात को कहता हूं कि अंग्रेजों ने भारत पर शासन भी किया, व्यापार भी किया, तो तुम्हारे जेहन में एक बात आती है। आप लोग ये सोचते हैं कि अगर अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया और सर आप बता रहे हैं कि उस समय तक कंपनियां जो थीं वो भी एक सीमित क्षेत्र में सिमट कर रह गई थी, तो उन कंपनियों का क्या हुआ? बिल्कुल, यहाँ पर पुर्तगालियों ने एक अपना सीमित क्षेत्र, अपना एक सीमित दायरा स्थापित कर लिया और पुर्तगाली
ने गोवा पर 1961 तक अपना कब्जा बनाए रखा था। फ्रांसीसियों ने फ्रांसीसियों ने फ्रांसीसियों ने 1954 तक पांडिचेरी पर अपना शासन जमाए रखा था। लेकिन बाद में जो बचा हुआ भारत था, उसके भी दो टुकड़े थे। उस पे एक तो थी देसी रियासतें और एक ऐसा भारत था जिस पर अंग्रेजों का शासन था, या मैं कहूं ब्रिटिश भारत, जिस पर ब्रिटेन का शासन था, ब्रिटिश भारत। यानी मोटे मोटे तौर पर अगर मैं कहूं कि भारत उस समय तीन प्रकार का था। एक तो था ब्रिटिश भारत, एक था देसी रियासतें, और एक कहूं मैं अन्य शक्तियां। बाद में अपन पढ़ेंगे कि ब्रिटिश ने 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया और देसी रियासतों के लिए तीन शर्तें रख दी। भारत में शामिल हो जाओ, पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखो, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखो। तो मोटे मोटे तौर पे अपन ने देखा कि किस प्रकार उस समय का जो भारत था, जब अंग्रेज भारत को छोड़ के गए, तब भारत की स्थितियां लगभग ऐसी थी कि एक तो था ब्रिटिश भारत, एक थी देसी रियासतें। उस समय तक लगभग 565 देसी रियासतें थी, और एक अन्य शक्तियों वाला भारत था जिसमें पुर्तगाली गोवा की तरफ कब्जा जमाए हुए थे और फ्रांसीसी पांडिचेरी की तरफ कब्जा जमाए। जब ये सारी चीजें अपन को पता है, ये सारी चीजें अपन ने जान ली, तो ये भी जान लो कि अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत को अपने कब्जे में लिया था। क्या अंग्रेज भारत में आए व्यापार करने के लिए? उन्होंने जगह जगह पर फैक्ट्रियां स्थापित की और एक साथ सारा प्रशासन अपने हाथों में ले लिया? क्या उन्होंने कोई अटैक किया जिसके बाद से पूरा भारत उनके कब्जे में चला गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो शुरुआत में क्या हुआ है। शुरुआत में जो ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले मैं कंपनी के बारे में थोड़ी सी बात करूं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो शुरुआत में 1600 ईस्वी में 1600 ईस्वी में एक चार्टर प्राप्त करती है, और चार्टर प्राप्त करके ये आती है पूर्व के देशों में व्यापार करने, और पूर्व में भी भारत में व्यापार करने। लगभग 218 लोग इस कंपनी के शेयर होल्डर थे। 218 लोगों ने एक कंपनी तैयार की जिसका नाम रखा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 में ये रानी के पास पहुंचे, रानी एलिजाबेथ प्रथम। ये रानी के पास पहुंचे और इन्होंने एक चार्टर, या कहें शाही फरमान, या कहें शाही फरमान, शाही फरमान यानी कि शाही आदेश प्राप्त किया कि अब हम भारत की तरफ जाकर अपना व्यापार स्थापित कर सकते हैं। जब ये शाही फरमान लेकर भारत की तरफ आ गए, तो भारत में आकर शुरुआत में इन्होंने व्यापार ही किया। लगभग ये व्यापार ही करते रहे। तमाम जगह पर ये गए, वहां राजाओं से इन्होंने व्यापार की अनुमतियां प्राप्त की। ये सारी चीजें अपन मॉडर्न हिस्ट्री के तहत पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि शुरुआत में अंग्रेजों ने 1757 में एक युद्ध हुआ, प्लासी का। शुरुआत में एक युद्ध हुआ,
1757 में प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध पढ़ने से पहले, प्लासी के युद्ध को बताने से पहले मैं एक और चीज बताऊंगा। 1661 में 1661 में चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड के राजकुमार थे, चार्ल्स द्वितीय, और पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन। 1661 में चार्ल्स द्वितीय की शादी कैथरीन के साथ हो गई और उस समय तक पुर्तगाल पर, बंबई पर पुर्तगालियों का कब्जा था और पुर्तगालियों ने राजकुमारी की शादी में बंबई दहेज में दिया चार्ल्स द्वितीय को। तो अपन शुरू में पढ़ेंगे कि चार्ल्स द्वितीय को बंबई मिली थी दहेज में, और इस चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पौंड वार्षिक की दर पर, 10 पौंड वार्षिक के तहत, कि मुझे 10 पौंड वार्षिक का किराया दो, और इसने इसे कंपनी को सौंप दिया। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि बंबई मिल गई इनको दहेज में, अंग्रेजों को बंबई प्राप्त हो गई और इन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी स्थापित कर दी बंबई में। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं कि जो मैसूर युद्ध हुए थे, तो मैसूर युद्ध के तहत अंग्रेजों ने मैसूर के पास के कुछ इलाके जीत लिए थे और इन इलाकों को उन्होंने नाम दिया मद्रास प्रेसिडेंसी। उन्होंने नाम दिया मद्रास प्रेसिडेंसी। अब अंग्रेजों के कब्जे में 2 प्रेसिडेंसी आ गई। उन्होंने 2 प्रेसिडेंसी बना दी, एक बंबई और एक मद्रास प्रेसिडेंसी। जब अंग्रेजों को ये बात महसूस हुई कि बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों से भी अच्छी एक जगह है जिसका नाम है बंगाल। अंग्रेजों को पता था कि उस समय का जो बंगाल था वो बहुत ही ज्यादा संपन्न था। देखो, मैं अगर ये बात कहूं, आप पढ़े लिखे हो, आप भी समझदार हो, कि उस समय बंगाल की तरफ कृषि बहुत ज्यादा हुआ करती थी। उसका मेन जो कारण था वो ये था कि आपको भी पता है कि भारत की जितनी भी नदियां हैं वो या तो अरब सागर में जाकर गिरती हैं या बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जब नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी तो बंगाल से होकर ही तो निकल के जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि वहां पानी की उपलब्धता बहुत ज्यादा थी। इस वजह से वो जो बंगाल था वो बहुत ज्यादा कैसा था, संपन्न था। और उस समय अंग्रेजों को जरूरत थी कर की, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं टैक्स। तो अंग्रेजों को तो टैक्स वसूल करना था और जिस जगह पर ज्यादा फसल होगी वहां से ज्यादा टैक्स वसूल करना पड़ेगा। अब बात यह थी कि अंग्रेजों का ध्यान था बंगाल को जीतने पर, बंगाल में प्रेसिडेंसी स्थापित करने का। अंग्रेजों ने क्या किया? अब अपन चलते हैं 1757 के प्लासी के युद्ध। जैसे ही मैंने कहा कि प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी कह लो, पलासी भी कहते हैं इसको, पलासी का युद्ध कहते हैं। वास्तव में ये एक जिला है नदिया, पश्चिम बंगाल का जिला है, वहां एक स्थान का नाम है प्लासी। तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। हमें यह भी पता है कि ये अंग्रेज वर्सेज सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था।
जब हम प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ते हैं, जब हम प्लासी के युद्ध को समझने की कोशिश करते हैं, उससे पहले अपन को ये समझना है कि प्लासी का युद्ध होने का वास्तव में कारण क्या था। तो देखो, प्लासी के युद्ध होने का कारण था कि उस समय बंगाल में दो कंपनियां थी। एक तो थे फ्रांसीसी और एक थे अंग्रेज। ये दोनों अपनी फैक्ट्री बना रहे। फैक्ट्रियों की किलेबंदी भी करना इन्होंने शुरू कर दिया। नवाब सिराजुद्दौला ने इन दोनों से मना किया कि तुम अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर सकते हो, यहां से व्यापार कर सकते हो, लेकिन आप किलेबंदी नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो? किलेबंदी नहीं कर सकते। यानी यानी कि मानना यह है कि आप व्यापार करने के लिए तो आजाद हो, स्वतंत्र हो, लेकिन आप इस व्यापार की किलेबंदी नहीं करोगे, आप अपनी फैक्ट्रियों की किलेबंदी नहीं करोगे। ये बात फ्रांसीसियों ने तो मान ली, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं मानी। आप सोच कर देखो, एक इतनी बड़ी रियासत, बंगाल का नवाब, खुद अंग्रेजों से इस बात के लिए कह रहा है कि आप किलेबंदी नहीं करोगे। एक बाहरी शक्ति जो बंगाल के नवाब की बात को भी टाल रही है, तो क्या बंगाल का नवाब चुपचाप बैठा रहेगा? नहीं, बंगाल का नवाब भी चुपचाप नहीं बैठेगा। और उस समय बंगाल के नवाब ने आक्रमण कर दिया फोर्ट विलियम पर। फोर्ट विलियम पर बंगाल के नवाब ने आक्रमण किया और 140 अंग्रेजों को यहां से पकड़ लिया। 140 अंग्रेजों को पकड़कर नवाब सिराजुद्दौला उन्हें किडनैप करके ले गया और पकड़ के उन्हें एक छोटी सी काल कोठरी में डाल दिया। सुबह जब उसने सुबह जैसे तैसे अंग्रेज उस काल कोठरी को तोड़ के वहां से भाग गए और मात्र 23 लोग जिंदा बचे। 23 लोग जिंदा बचे। इस घटना को ब्लैक हॉल की घटना कहते हैं। ब्लैक हॉल की घटना कहते हैं। शायद आपने मॉडर्न हिस्ट्री के तहत ये पढ़ा हो। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक चैप्टर जब पढ़ाऊंगा, जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तब मॉडर्न हिस्ट्री में मैं ये चीज जरूर बताऊंगा कि एक घटना हुई थी ब्लैक हॉल की घटना। उस ब्लैक हॉल की घटना में नवाब सिराजुद्दौला ने 140 अंग्रेजों को इसलिए पकड़ा था कि वो किलेबंदी कर रहे थे। किलेबंदी की लिए नवाब ने ऑलरेडी पहले से मना किया था। उसके बावजूद भी वो किलेबंदी करना नहीं छोड़ रहे थे। जब वो किलेबंदी कर रहे थे, तब नवाब ने 140 लोगों को पकड़ा और एक काल कोठरी में बंद कर दिया, जिसे ब्लैक हॉल की घटना कहते हैं। ब्लैक हॉल की घटना के बाद जब यहां से 23 लोग जिंदा बचे, तो ये 23 लोग भाग कर गए और उस समय अंग्रेजों का एक अधिकारी था, रॉबर्ट क्लाइव, जो बाद में बंगाल का गवर्नर बनेगा। रॉबर्ट क्लाइव उस समय बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, बहुत ज्यादा पावरफुल था। ये 23 लोग भागकर पहुंचे रॉबर्ट क्लाइव के पास और इन्होंने मदद की गुहार लगाई रॉबर्ट क्लाइव से कि हमें बचा लीजिए। ऐसे ऐसे नवाब 140 लोगों को पकड़ कर ले गया, जिसमें से हम 23 लोग जिंदा बचे हैं। और रॉबर्ट क्लाइव ने इसी वजह से आक्रमण कर दिया और आक्रमण किया। उस आक्रमण का नाम है 1757 का प्लासी का युद्ध। 1757 का प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं और नवाब सिराजुद्दौला हार जाता है। हालांकि बाद में अपन ये भी पढ़ते हैं कि नवाब सिराजुद्दौला ने दौला का हारने का कारण था मीर जाफर। ये नवाब सिराजुद्दौला की सेना का सेनापति था और इसने धोखा किया था नवाब के साथ। अंग्रेजों ने इसे लालच दे दिया कि तुम हमारे साथ
हमारे साथ आ जाओ और नवाब को हरा दो, इस युद्ध में मरवा दो, तो हम अगला जो नवाब है वो तुम्हें बना देंगे। इस वजह से मीर जाफर ने धोखा किया और नवाब सिराजुद्दौला 1757 के प्लासी के युद्ध को हार गया। इसके बाद में अपन ये भी पढ़ते हैं कि मीर जाफर जो था वो बन गया बंगाल का नवाब। अपन पढ़ते हैं कि मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया। इसे रॉबर्ट क्लाइव का गधा भी कहते हैं। मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गधा भी कहते थे। क्यों कहते थे, इसके पीछे कारण ये था कि मीर जाफर बैठा ही इस शर्त पे, अंग्रेजों ने उसको बिठाया ही इस शर्त पे था कि जैसा हम कहेंगे वैसा मीर जाफर करते जाएगा। और वास्तव में ये उसी तरह से चापलूसी करते हुए उनके सारे काम कर रहा था। लेकिन बाद में अंग्रेजों को महसूस हुआ कि हम जो मीर जाफर से उम्मीद कर रहे हैं, ऐसी उम्मीद मीर जाफर से करना बेईमानी है। इसमें मीर जाफर खरा नहीं उतर रहा है, और खरा नहीं उतर रहा है इस वजह से मीर जाफर को 1760 में पद से हटा दिया और नवाब का पद एक दूसरे व्यक्ति, जिसका नाम है मीर कासिम, जिसका नाम है मीर कासिम, मीर कासिम को अब बंगाल का नवाब बना दिया गया। और मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था। मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम, इसको बना दिया बंगाल का नवाब। लेकिन ये अंग्रेजों की सबसे बड़ी भूल इसलिए थी क्योंकि अंग्रेज समझ रहे थे कि मीर कासिम भी मीर जाफर की तरह हमारा गुलाम बना रहेगा, चापलूस बना रहेगा। लेकिन मीर कासिम ऐसा नहीं था। मीर कासिम बहुत ही महत्वाकांक्षी किस्म का व्यक्ति था। इसने सोचा कि वास्तव में बंगाल हमारा, हम अंग्रेजों को टैक्स क्यों दें। इसकी ये मंशा थी कि मैं मौका देखकर अंग्रेजों को यहाँ से भगा दूंगा और पूरे बंगाल पर अपना शासन स्थापित कर लूंगा। ये बात जब अंग्रेजों को पता चली तो 1763 में उन्होंने मीर कासिम को पद से हटा दिया और दोबारा से गद्दी पर बिठा दिया मीर जाफर। उन्होंने सोचा कि इससे बढ़िया तो मीर जाफर ही है, कम से कम हमारी बात तो मानता है, ये तो कभी हमें ही बजा देगा, तो हमें भगा देगा यहाँ से। इस वजह से मीर कासिम को दोबारा से हटाकर और किसको गद्दी पर बिठा दिया, मीर जाफर को। अब यहां से आगे मीर जाफर जब गद्दी पर बैठ गया, मीर जाफर दोबारा से जब गद्दी पर बैठ गया, तब होता है बक्सर का युद्ध। तब होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर जो कि वर्तमान में बिहार में पड़ता है, ये युद्ध होता है 1764। तो अपन पढ़ते हैं कि इसमें एक तो अंग्रेज लड़े थे, और अंग्रेजों के अलावा इसमें कौन लड़ा था, तो अंग्रेजों के अलावा इसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम है मीर कासिम। मीर कासिम क्यों लड़ रहा है, क्योंकि उसे नवाब के पद से हटा दिया है और वो दोबारा से नवाब का पद प्राप्त करना चाहता है। नवाब का पद प्राप्त करने के साथ साथ मीर कासिम बहुत ही चतुर व्यक्ति था। इसने क्या किया कि ये पहुंचा सीधा अवध के नवाब शुजा उद दौला के पास। ये पहुंचा अवध के नवाब के पास। अवध का नवाब उस समय था शुजा उद दौला। इसने शुजा उद दौला से कहा कि तुम मेरा साथ दो, आगे चलकर शुजा उद दौला, आगे चलकर तुम कभी मुझसे अगर मदद मांगोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। फिलहाल मुझे दोबारा से नवाब का पद प्राप्त करना है और तुम मेरे साथ युद्ध करने के लिए चलो। शुजा उद दौला
वास्तव में इस बात के लिए मान गया था क्योंकि उसे भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना था और उसे पता था कि सबसे अच्छा क्षेत्र बंगाल है और जब मैं इसके साथ लड़ूंगा तो आगे भविष्य में मुझे बंगाल के कुछ प्रांत मिल जाएंगे, बंगाल का कुछ क्षेत्र मुझे भी प्राप्त हो जाएगा। इस वजह से शुजाउद्दौला और मीर कासिम दोनों संयुक्त रूप से लड़ने जा रहे हैं अंग्रेजों से। लेकिन इनको महसूस हुआ कि नहीं, हम अभी अंग्रेजों से युद्ध नहीं जीत सकते। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों पर मॉडर्न हथियार थे, अंग्रेजों के पास उस समय अच्छी सेना थी, तो फिर अंग्रेजों से हम कैसे जीत सकते हैं? तो अपन चलते हैं मुगल बादशाह के पास, जिसका नाम है शाह आलम सेकंड। अपन चलते हैं शाह आलम सेकंड के पास। मीर कासिम और शुजाउद्दौला शाह आलम सेकंड के पास पहुंचे और इन्होंने पूरा वृतांत सुनाया, पूरी बात सुनाई। शाह आलम द्वितीय को अच्छे से समझाया कि बादशाह देखो, वास्तव में तो हम आपके ही अधीन आते थे, लेकिन अंग्रेजों ने आकर हमें आपके अधीन से हटा दिया है। आप दोबारा से अपनी सत्ता को स्थापित कर सकते हो हमारा साथ देकर। इस प्रकार ये तीनों की संयुक्त सेना लड़ती है अंग्रेजों से और अंग्रेजों से लड़ने के बाद इस युद्ध में ना कोई मीर जाफर धोखेबाजी करता है, ना ही कोई और कारण बनता है, फिर भी अंग्रेज इस युद्ध को जीत जाते हैं और इन तीनों की संयुक्त सेना हार जाती है। इस प्रकार अपन पढ़ते हैं, इस प्रकार हमारी समझ में आता है, इस प्रकार हम समझते हैं कि अब अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित हो गया और अंग्रेजों को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। अपन पढ़ते हैं कि अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। जैसे ही अपन शब्द पढ़ते हैं दीवानी, अक्सर अपन पढ़ते चले आ रहे हैं कि दीवानी प्राप्त हो गई। दीवानी का जो वास्तव में अर्थ होता है, दीवानी का जो वास्तव में मतलब होता है, वो होता है कर से। जो राजस्व कर होता है उससे मतलब होता है दीवानी। एक और पद होता है इसमें, इस पद का नाम दिया जाता है, अपन कहते हैं दीवान। एक होता है फौजदारी, एक होता है फौजदारी, और फौजदारी का जो पद होता है वो होता है सूबेदार, या अपन कहते हैं उसको निजामत। अपन कहेंगे प्रशासनिक पद। यानी अंग्रेजों को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। जैसे ही अपन दीवानी शब्द को पढ़ते हैं वैसे ही अपन समझते हैं कि दीवानी क्या है। तो दीवानी क्या है? राजस्व का कर है। जो दीवान नामक एक पद होता है वो वसूल करता है राजस्व। एक होता है फौजदारी, जो प्रशासनिक पद होता है, जिसको सूबेदार बोलते हैं, निजामत भी बोलते हैं इसको। एक ये पद होता है। तो इन दोनों के बारे में अपन को पता चला कि उन्हें दीवानी प्राप्त हो गई। तो दीवानी तो आ गई अंग्रेजों के पाले में, अंग्रेजों ने तो दीवानी प्राप्त कर ली। फिर फौजदारी किसके पास रही? तो फौजदारी रही थी नवाब के। यानी कि प्रशासनिक कार्यों को देखने वाला व्यक्ति था नवाब, और दीवानी यानी कर वसूल करने का कार्य था अंग्रेजों के पास। और ये जो दो तरह की व्यवस्था है उसको कहते हैं द्वैध शासन प्रणाली। इस प्रणाली का नाम कहते हैं द्वैध शासन प्रणाली या दोहरी शासन व्यवस्था। दोहरा शासन
नवाब भी शासन कर रहा है, अंग्रेज भी शासन कर रहे हैं। अंग्रेज कर वसूल कर रहे हैं, नवाब प्रशासनिक कार्यों को देख रहा है। इन दोनों 2 लोग एक ही जगह पर दोहरी शासन व्यवस्था चला रहे हैं। उस शासन व्यवस्था को कहते हैं द्वैध शासन प्रणाली, और ये शुरू की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। ये शुरू की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। अपन अक्सर ये पढ़ते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की। आज शायद मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि द्वैध शासन प्रणाली क्या होती है। वास्तव में उस समय तक द्वैध शासन प्रणाली कैसे स्थापित की गई थी, रॉबर्ट क्लाइव ने इसको कैसे स्थापित किया हो, तो मैंने बता दिया कि उन्होंने दीवानी प्राप्त कर ली, फौजदारी नवाब के पास रहे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई हुई जो भी जानकारी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर अवगत कराइएगा। अगर आप कोई और सुझाव देना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट के माध्यम से दें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं, अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं, जितनी भी वीडियो हम यहाँ से आपके लिए बनाएंगे वो आपके पास जल्दी पहुँच जाएगी। कल इस चैप्टर का जो अगला पार्ट है वो लेकर मैं कल फिर से हाजिर हूँगा आपके सभी के सामने, जिसमें कि अपन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करके और 1947 में जब तक भारत आजाद हुआ उस समय तक संविधान को बनने की क्या-क्या पृष्ठभूमि रही, उस बारे में बात करेंगे। फिलहाल मैंने केवल इतना समझाया है कि किस प्रकार अंग्रेज भारत में आए, किस प्रकार उन्होंने भारत में शासन स्थापित। हमारा चैनल देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।